ये हॉरर मूवी आपके फैमिली वर्ड से जुड़े हुए इमोशंस को मार डालेगा। 40 दिन, बस इतना ही वक्त था इन दोनों बहनों के पास। एक घर, एक काला जादू और एक ऐसी आत्मा जो उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। क्या वो बच पाएंगे? एक आदमी जो बार बार मरता है और बार बार जिंदा भी हो जाता है, लेकिन क्यों? और सबसे बड़ी बात, कैसे? अगर आपको पता चले कि आपकी अपनी फैमिली ने आपको मारने के लिए बुलाया है, तो आप क्या करोगे? ये दो बहनों के साथ हुआ और उनके पास बचने के लिए सिर्फ 40 दिन थे। ये है स्वरूप, एक ऐसा काला जादू जो आपको इस मूवी को अकेले देखने के लिए बार बार रोकेगा। फिल्म की शुरुआत होती है कोरियर डिलीवरी बॉय से, जो एक घर में पार्सल देने के लिए आया था। वो दरवाजे पर खड़े होकर मिस्टर खैर, जो घर के मालिक थे और जिनके नाम का पार्सल था, उन्हें बुलाने लगता है। काफी देर तक आवाज देने के बाद भी अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। थक कर जब वो अंदर झांकता है, तब उसको एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। जैसे ही वो बताता है कि उसके लिए पार्सल आया है, घर का बड़ा सा गेट अपने आप खुल जाता है। वो जैसे ही घर के अंदर जाता है, वो देखता है कि पूरा घर एकदम अंधेरे में डूबा हुआ था। डर के मारे जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तभी अचानक से टीवी चालू हो जाता है और तभी उसे वो बूढ़ा आदमी, जिसका नाम खैर था, वो नजर आता है। वो बूढ़ा आदमी बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। अचानक से वो उल्टी करने लगता है, लेकिन उसके मुंह से खाना नहीं बल्कि मिट्टी निकलती है। ये नजारा देखकर डिलीवरी बॉय एकदम घबरा के सन्न रह जाता है। लेकिन तभी अचानक से पीछे से कुछ आवाज आती। जब वो मुड़ के देखता है, तब वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। जैसे ही वो वापस मुड़ता है, वहाँ से मिस्टर खैर गायब हो गए थे। उसी मोमेंट पे किसी दूसरे कमरे से गाना बजने की आवाज आने लगती है। जब वो उस कमरे में जाके देखता है, तब उसे पता चलता है कि खैर ने तो सुसाइड कर लिया है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब कहानी इंडोनेशिया के सुराबाया शहर में शिफ्ट होती, जहाँ पे दो बहनें हनीफ और इस्ती रहती है। बड़ी बहन हनीफ की टेलरिंग की शॉप होती है और उसी कमाई से वो अपनी छोटी बहन इस्ती की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करवाती है। घर लौटते वक्त इस्ती के देर से घर आने की वजह हनीफ पूछती है। इस्ती बताती है कि एक ग्रुप असाइनमेंट की वजह से देर हो गई। उसके बाद वो अपनी बहन के बिजनेस का हाल पूछती। हनीफ कहती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है और उसे फ्रेश होने को कहती। थोड़ी देर बाद हनीफ रात का खाना गर्म कर रही होती है, जब इस्ती आकर बताती है कि अगले हफ्ते उसकी यूनिवर्सिटी से एक डिबेट कंपटीशन के लिए जकार्ता जाना है। ये सुनकर हनीफ बहुत ज्यादा खुश हो जाती। वो कहती है कि आखिरकार जकार्ता वो अपनी आंखों से देख पाएगी। इस्ती मजाक में पूछती है कि उसके लिए जकार्ता से क्या तोहफा लाए। हनीफ हंसते हुए जवाब देती है कि उसके पास गिफ्ट के लिए पैसे कहाँ है। फिर वो इमोशनल हो जाती है और कहती है कि उसको बस इस बात की खुशी है कि उसके परिवार से कम एक इंसान ग्रेजुएट बन जाएगा, यही काफी है। इस्ती भी इमोशनल होते हुए उसे गले लगा लेती है और कहती है कि बस एक और साल, उसके बाद वो ग्रेजुएट हो जाएगी। तभी घर का टेलीफोन बजता है। दूसरी तरफ उनकी बुआ सायदा होती है, जो एक बैड न्यूज सुनाती है कि उनके चाचा खैर आखिरी सांसें गिन रहे हैं और वो बार बार उन दोनों बहनों का नाम ले रहे हैं। यानी शुरुआत में जो डिलीवरी बॉय ने देखा था, तब शायद खैर बच गए थे। सायदा कहती है कि शायद खैर जाने से पहले उन दोनों से मिलना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। ये सुनते ही हनीफ शांत हो जाती है और चुपचाप से फोन रख देती है। अगली सुबह दोनों बहनें गांव पहुंचती है। हनीफ काफी ज्यादा बेचैन दिखती है, क्योंकि वो पुराने घर में वापस जाना नहीं चाहती थी। बचपन में एक शाम खेलकर घर देर लौटने की वजह से उनकी माँ ने उनको डांटा था। उनको कहा था कि कितनी बार समझाया है कि अंधेरा होने से पहले घर आ जाया करो, फिर भी उन्होंने बात नहीं मानी थी। सबको पता था कि शाम ढलते ही कई सारी ईविल आत्माएं बाहर निकल आती है, जो इंसानों को नुकसान पहुंचाती है। माँ ने ये भी पूछा था कि क्या वो चाहती है कि उन्हें भी कोई नुकसान हो। दोनों बहनों ने मना कर दिया था और माँ ने उन्हें अंदर जाकर हाथ मुंह धोने को कहा था। उस रात खाना खाने के बाद जब माँ बर्तन धो रही थी, तभी अचानक से सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगती है। माँ ने इस बात को बहुत हल्के में लिया और अपने काम को कंटिन्यू कर रही थी। तभी अचानक से एक प्लेट जमीन पर गिर जाती है और उनकी माँ बाद में बहुत अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है। छोटी हनीफ ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती। तभी उसी वक्त इस्ती खेलने के लिए हनीफ को बुलाने आती है। दोनों बहन सुनती है कि माँ बार बार एक ही चीज दोहरा रही थी। शाम होते ही जिन जाग उठते हैं। उसके बाद वो जोर से सोरोप चिल्लाती। इसके बाद वो मिट्टी उल्टी करना शुरू कर देती है, जैसा शुरुआत में खैर के साथ हुआ था। कहानी अब वापस प्रेजेंट में आती है और दोनों बहनें गांव के बस स्टैंड पर पहुंचती है, जहां बुआ के पति उन्हें लेने आए थे। वो उनका सामान लेकर जल्दी से गाड़ी में बैठने को कहते हैं, जिससे हनीफ और इस्ती थोड़ा सा हैरान हो जाती। रास्ते में हनीफ चाचा खैर के हालचाल पूछती है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिलता और इस वजह से उनका कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाता है। रात को पुराने घर में पहुंचने के बाद सायदा उन्हें अंदर लेके जाती है और सीधा खैर से मिलवाती है, जो अपने कमरे में थे। कमरे में पहुंचते ही दोनों देखती है कि खैर की हालत सच में बहुत खराब थी। उनका शरीर बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। इस्ती को वहाँ पे कुछ अजीब सा महसूस होता है और किसी की मौजूदगी का एहसास होता है।
इसीलिए वो बाहर जाने लगती है। हनीफ उसे रोकने की कोशिश करती है, तभी खैर अचानक से खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मरने से पहले उनकी मदद करो और माफी मांग लो, अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता। हनीफ पूछती है कि कैसी मदद चाहिए और खैर सिंपली एक चीज कहता है, उसे खत्म होने दो और माफ कर दो। ये कहते कहते वो उनके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। हनीफ उसे उठाने की कोशिश करती है, तभी वो अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। ये देखकर इस्ती बहुत ज्यादा डर जाती। तभी डॉक्टर के साथ बाकी लोग भी अंदर आ जाते हैं। डॉक्टर चेक करके बताता है कि खैर मर चुके हैं। अब यहाँ पे डिसाइड होता है कि इन्हें अगली सुबह दफनाया जाएगा। इसके बाद हनीफ बुआ सायदा से पूछती है कि खैर की पत्नी मतलब उनकी बुआ सबा वहाँ पे क्यों नहीं है। सायदा बताती है कि जब ये दोनों बहनें घर छोड़कर चली गई थी, उसके कुछ टाइम बाद सबा भी घर छोड़कर चली गई थी। हनीफ इसका कारण जानने के लिए वजह पूछती है। सायदा बताती है कि खैर ने खुद को मारने की बहुत सारी कोशिशें करी थी और हर बार जब लगता था कि वो मर चुके हैं, वो अचानक से फिर से जिंदा हो जाते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे शुरुआत में डिलीवरी बॉय के सामने हुआ था। और इसी डर की वजह से सबा ने उन्हें छोड़ दिया था। ये सुनकर हनीफ और इस्ती काफी ज्यादा हैरान रह जाती। वो पूछते हैं कि आखिरकार इसके बारे में अभी तक इन लोग को क्यों नहीं बताया गया। सायदा बताती है कि खैर ने उन दोनों बहनों को फोन किया था क्योंकि वो चाहते थे कि दोनों बहन आकर वहाँ पे उनके साथ रहे ताकि वो उसके बाद चैन से मर सके। और ये सुनकर दोनों बहनें कुछ भी नहीं बोल पाती। रात को जब दोनों बहनें कमरे में सोने जाती है, वो देखती है कि कमरा बिल्कुल वैसे ही था जैसा वो छोड़कर गई थी। तभी इस्ती अपने बचपन की डॉल देखती है जिससे हनीफ उसे डराया करती थी। वो कहती थी कि रात में ये अपने आप बोलने लगती है। सोने से पहले इस्ती पूछती है कि खैर ने सुसाइड क्यों किया था। हनीफ जवाब देती है कि शायद सबा के छोड़ के जाने की वजह से वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए थे। इस्ती डर के मारे कहती है कि अगर खैर फिर से जिंदा हो गया तो। हनीफ उसे समझाती है और तसल्ली देती है। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सो जाओ। लेकिन आधी रात में खैर सच में फिर से जिंदा हो जाते हैं और इस्ती के पास आकर उसको बुलाते हैं। जब इस्ती घबराकर उठती है तब वो देखती है कि हनीफ वहाँ पर नहीं होती और कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ था। वो हनीफ को ढूंढने के लिए बाहर निकलती है, तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे खैर खड़े हैं। लेकिन जैसे ही वो मुड़ के देखती है, वहाँ पे कोई नहीं होता। ये इंसिडेंट इस्ती को बहुत ज्यादा डरा देता है और तभी बाथरूम से फ्लश की आवाज आती है। इस्ती जब हनीफ को आवाज देती है तब पता चलता है कि हनीफ तो बस वॉशरूम गई थी। बाहर आकर इस्ती बताती है कि जब वो कमरे से बाहर निकली थी तब खैर के कमरे का दरवाजा उसने खुला हुआ देखा था। हनीफ उसकी बातों को बकवास कहती है और इस्ती को डांटती है, लेकिन इस्ती जिद करती है कि वो सच बोल रही है। यकीन न करते हुए भी वो हनीफ को अपने साथ लेके जाती है। लेकिन जब वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तब देखते हैं कि खैर के कमरे का दरवाजा बंद था। हनीफ पूछती है कि क्या वो जागते हुए सपना देख रही थी। इस्ती कसम खा के कहती है कि उसने सच में दरवाजा खुला हुआ देखा था। हनीफ को कुछ भी समझ नहीं आता और वो उल्टा क्वेश्चन करती है कि क्या मरे हुए लोग अपना दरवाजा खुद खोल सकते हैं। इस बात का जवाब इस्ती के पास नहीं होता और इसीलिए दोनों वापस अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगली सुबह जब खैर के शरीर को दफनाने के लिए लेके जाया जा रहा होता है, इस्ती को अचानक से एक अजीब सी स्टैटिक जैसी आवाज सुनाई देने लगती और उसके नाक से खून बहने लगता है। ये देखकर सायदा घबरा जाती है और दोनों बहनों को घर पे रुकने को ही कहती है। हनीफ अपनी बहन को बेड पे लेटा देती है और घर में घूमते वक्त उसे अपनी माँ के हाथ की बनी हुई कपड़े की डॉल मिलती जिसपे वो पिन लगाया करती थी। वो उसे अपने बैग के जिप में लगा लेती है। फिर जब हनीफ माँ के कमरे में जाती है, उसे खिड़की से बाहर गेट के सामने काले कपड़े में लिपटी हुई एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है। जैसे ही वो देखती है, वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। हनीफ उसे इग्नोर कर देती है। ये सोचती है कि शायद कोई भटकता हुआ आ गया होगा। माँ की फोटोज और चीजें देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जिस रात माँ ने चिल्लाकर सौरभ बोला था और जिनों की बात की थी, उसके बाद से वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थी। वो अक्सर किसी को देखने लगती थी जो हनीफ और इस्ती को नजर नहीं आता था। तभी कमरे में रखा हुआ रेडियो अपने आप बजने लगता है और माँ फिर से अजीब हरकतें करने लगती है और ये देखकर ऐसा लगता है कि किसी आत्मा ने उसे पोजेस कर लिया हो। वो बार बार अपना सर जमीन पर पटकती है और खुद को मार देती है और ये सारी चीजें दोनों बहनों के सामने होता है और ये चीजें देखकर वो दोनों डर के मारे चिल्ला देती। उनकी आवाज सुनकर पापा और बुआ दौड़ कर आते हैं और ये नजारा देखकर वो भी टूट जाते हैं, खासकर हनीफ, इस्ती और उनके पापा। कहानी अब प्रेजेंट टाइम में आती है और सायदा जब घर लौटती है तो हनीफ को बताती है कि दोनों बहनों को कम से कम 7 दिन तो यहाँ पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही खैर के लिए दुआ प्रार्थना की जाएगी और उसके बाद ही वो लोग जा सकते हैं। इस बात पर हनीफ मान जाती। उसके बाद वो सायदा से पूछती है कि असल में सबा के साथ क्या हुआ था और वो घर छोड़कर क्यों गई थी। सायदा बताती है कि जब दोनों बहनें घर छोड़कर चली गई थी
तब सबा भी बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थी, बिल्कुल उनकी माँ की तरह। एक दिन सबा को जब खाना देने के लिए सायदा उनके कमरे में जाती है, तब वो देखती है कि वो एक कोने में खड़ी हुई थी और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी और अजीब तरह से चिल्ला रही थी। सायदा आगे बताती है कि उसको सबा के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है, वो बहुत ज्यादा बीमार रहती थी, लेकिन खैर ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसको घर से निकाल दिया। इसी दुख में सायदा भी वो घर छोड़कर चली गई थी और उसके बाद से मुड़कर नहीं देखा। यानी कि खैर की पत्नी सबा सायदा की भाभी थी और सायदा खुद खैर की बहन थी, जो ये सब देखकर घर छोड़कर चली गई थी। ये सुनकर हनीफ पूछती है कि आखिर उनके परिवार के साथ हो क्या रहा है। पहले उनकी माँ, फिर पापा और अब चाचा, सबको ऐसी भयानक मौत का सामना क्यों करना पड़ रहा है। सायदा उसे शांत करती है और कहती है कि सबसे जरूरी ये है कि तुम दोनों सुरक्षित रहो, बस इतना ही काफी है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वो खुद भी इस घर में ज्यादा देर रुकना नहीं चाहती थी। सायदा के जाने के बाद इस्ती पूछती है कि क्या ये हमारे साथ रुकेगी। हनीफ जवाब देती है कि अब हम दोनों छोटी बच्ची नहीं है कि बुआ हमारे साथ रुके, और वो तो वैसे भी अपनी बहन के साथ ही है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उस रात जब इस्ती नमाज पढ़ने के बाद हिजाब उतार रही होती है, कमरे के पर्दे अपने आप हट जाते हैं। बाहर देखने पर उसको खैर खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो अपनी बहन को बुलाने जाती है और जब वो लोग चेक करते हैं तब वहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा था और ये घटना उसे बहुत ज्यादा डरा देती है। अगली सुबह वो वहाँ से चले जाने की बात करती है, लेकिन हनीफ कहती है कि वो 7 दिन पूरा करके ही यहाँ से जाएंगे, जैसा कि सायदा ने कहा था। ये कहकर वो खाने के लिए बुलाती है। तभी खिड़की से कुछ आवाज आती है। हनीफ खिड़की को बंद करने के लिए जाती है, तब वो देखती है कि वही गुड़िया जमीन पर पड़ी हुई थी जो उसने बैग में लगाई थी। हनीफ जब उसे उठाने जाती है, तब हम देखते हैं कि खैर की आत्मा घर में भटक रही थी। उसी रात जब दोनों बहनें सो रही होती है, इस्ती अचानक से जाग जाती है। वो देखती है कि खैर उसकी रजाई के अंदर है। वो डर के मारे चिल्ला देती है, लेकिन उसके बाद उसको पता चलता है कि ये बस एक बुरा सपना था। वो इतना ज्यादा डर चुकी थी कि सच और झूठ के बीच का फर्क उसको समझ नहीं आ रहा था। अगली सुबह हनीफ माँ के कमरे की सफाई करते वक्त एक कपड़े से लिपटा हुआ हथियार पाती है, जिसको देखकर वो काफी परेशान हो जाती। वो ये सोचती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। दूसरी तरफ इस्ती अपने कमरे में देखती है कि उसके बचपन वाला बिल्ली का खिलौना अपने आप चल रहा था। उसकी नाक से दोबारा खून बहने लगता है और वो अचानक से पोजेस हो जाती। रात को हनीफ खाना बनाते वक्त कुछ लेने के लिए बाहर जाती है, तब देखती है कि इस्ती डाइनिंग टेबल पर बैठी है। किचन में वापस आने के बाद उसको ऐसा लगता है कि जिसको अभी उसने देखा वो एक्चुअल उसकी बहन नहीं थी। वो कोई इविल स्पिरिट थी जो इस्ती का रूप लेकर वहाँ पर बैठी थी। असली इस्ती के वहाँ पे आते से ही वो साया वहाँ से गायब हो जाता है। हनीफ को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो जब वॉशरूम में मुंह धो रही होती है, तभी उसको खैर की आत्मा नजर आती है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। किसी तरह से वो बाहर आकर अपनी बहन को ढूंढने लगती है, पर वो कहीं भी नहीं मिलती। तभी खैर के कमरे से आवाजें सुनाई देती। दरवाजा अंदर से बंद होता है और चाबी के छेद से अंदर झांकने पर हनीफ देखती है कि इस्ती खैर की आत्मा के साथ खड़ी है, जो कि उसे भी अंदर बुला रही थी। तभी कोई अचानक से दरवाजे के पास आ जाता है, जिसे देखकर हनीफ घबराकर पीछे हट जाती। वो अपने चाचा से दरवाजा खोलने को कहती है ताकि वो अपनी बहन को बचा सके। दरवाजा खुल जाने के बाद बिना टाइम गवाए वो अपनी बहन को लेकर घर से बाहर निकलने के लिए भागती है, लेकिन बाहर आते से ही वही स्टैटिक आवाज हनीफ को भी अब सुनाई देने लगती। उसकी नाक से भी खून बहने लगता है और वो भी किसी इविल पावर के पोजीशन में आ जाती। वो आत्मा कहती है कि 40 दिनों तक वो बार बार वापस आएगी। ये सुनते ही हनीफ बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती। होश आने पर उसको याद आता है कि 40 दिनों तक वापस आने की बात कही गई थी, लेकिन क्यों? इस्ती कहती है कि उन्हें इस डिमोनिक घर को तुरंत छोड़ देना चाहिए। हनीफ कहती है कि जब भी उन्होंने घर छोड़ने की कोशिश की, कुछ ना कुछ बुरा जरूर हुआ, इसीलिए उन्हें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, वरना और भी बुरा हो सकता है। तभी हनीफ को याद आता है कि खैर ने उन्हें वहाँ पे बुलाया था, मतलब ये सब पहले से ही प्लान्ड था। वो तुरंत खैर के कमरे की तलाशी लेती है और उसको एक पुरानी ब्लैक मैजिक की किताब मिलती है। उसमें सोरोप नाम का एक रिचुअल मेंशन होता है, जिसके साथ उनके परिवार की एक फोटो भी रखी थी। पीछे लिखा होता है कि उन्होंने सोरोप रिचुअल करने का फैसला किया था और इस फोटो में मौजूद हर इंसान को मरने से पहले बहुत ज्यादा दर्द झेलना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे खैर के साथ हुआ था। आगे पढ़ने पे पता चलता है कि कोई अगर किसी का नुकसान चाहता हो या अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करवाना चाहता हो, तब ये रिचुअल किया जाता है। इसमें नॉर्मल खाना पीना नहीं, सिर्फ कब्र की मिट्टी खानी होती। उस मिट्टी की आत्मा फिर रिचुअल करने वाले के चुने हुए लोगों को 40 दिन तक बहुत ज्यादा टॉर्चर करती, लेकिन अगर रिचुअल पूरा नहीं हुआ तो वही आत्मा उल्टा उसी इंसान को परेशान करती है जिसने ये मिट्टी खाई थी, जब तक वो खुद न मर जाए। इस्ती पूछती है कि क्या खैर ने यह रिचुअल किया था ताकि पूरे परिवार को खत्म किया जा सके।
क्योंकि यही तो उनके पूरे परिवार में हो रहा है। हनीफ जवाब देती है कि इसीलिए वो बार बार उन्हें बुलाते रहे ताकि उन्हें खत्म करके रिचुअल को पूरा किया जा सके। वो रिचुअल जो पहले इन दोनों बहनों के भागने की वजह से अधूरा रह गया था। हनीफ सायदा को फोन करके ये सब बताने की कोशिश करती, लेकिन उन्हें आवाज सुनाई नहीं देती। तभी फोन पर खुद खैर की आवाज गूंजती है। वो कहती है कि मैं फिर से वापस आ रहा हूँ। इस्ती डर के मारे कांप जाती है और घर से भागने की कोशिश करती। हनीफ उसे रोकने के लिए पीछे दौड़ती है। तभी कोई इनविजिबल पावर उन दोनों को खींचकर घर के सामने ले आती, जहाँ पे सबा खड़ी हुई थी। उसे देखते ही दोनों बहनें बेहोश हो जाती। रात को होश आने पर वो खुद को बिस्तर पे पाती है। शायद सबा ही उन्हें वहाँ पे ले आई थी। उसे ढूंढते हुए वो लोग बाहर आती है और बालकनी में चलते हुए देखती है। वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं मिलता। तभी जंगल की तरफ से खैर की आत्मा आ रही होती है। उसे देखते ही इस्ती जमीन पर उल्टी करने लगती है और हनीफ उसका ख्याल रखती है। इसके बाद बात करते करते दोनों सो जाते हैं। रात को लगभग 3 बजे हनीफ की अचानक से नींद खुल जाती है, क्योंकि बाहर से अजीब आवाजें आ रही थी। खिड़की से बाहर देखने पर पता चलता है कि खैर की आत्मा हवा में उड़ते हुए नजर आती है, जो फिर से कहती है, मैं वापस आ रहा हूँ। अगली सुबह दोनों बहनें जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन आसपास कोई घर न होने की वजह से कोई उनकी मदद करने के लिए नहीं आ पाता। दूसरी तरफ सायदा उनसे फोन पर बात ना कर पाने की वजह से बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती और उसके पति के साथ सीधे उनके घर की तरफ निकल पड़ती है। घर के अंदर दोनों बहनों को समझ नहीं आता कि परिवार ने आखिर ऐसा क्या किया था खैर के साथ कि उन पर इतना खतरनाक रिचुअल किया गया। हनीफ उस ब्लैक मैजिक की किताब को दोबारा से देखती है और उसके अंदर से मम्मी पापा की एक और तस्वीर मिलती है, जिसमें वो अपने घर के सामने खड़े थे। इससे उसे याद आता है कि बचपन में उसने मम्मी पापा को कहते हुए सुना था कि ये घर उनके पापा को उनके पिताजी से विरासत में मिला था और वो इसे बेचकर जकार्ता में बसना चाहते थे। और ये बात खैर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि इस्ती भी जकार्ता में एक कंपटीशन के लिए जाने वाली थी, जो कि वो नहीं जा पाई। उस वक्त खैर का बिजनेस बर्बाद हो चुका था और पैसों के लिए वो इस घर को हड़पना चाहता था, जो कि आखिर उसके भाई, जो कि दोनों बहनों के पापा थे, उनके नाम था। शायद इसी वजह से उन्होंने ये ब्लैक मैजिक किया होगा। इसी हालत से निपटने के लिए हनीफ खैर के कमरे में जाती है और चिल्लाती है, अगर तुमने ये सब इस घर के लिए किया है तो ले लो, मुझे नहीं चाहिए ये घर। वो आगे कहती है कि अगर इससे भी बात ना बने तो उसकी जान ले ले, पर उसकी बहन को बख्श दे और जाने दे। ये सब कहते हुए वो रोने लगती है और अपनी बहन को गले लगा लेती है। तभी उन्हें खैर के बिस्तर के नीचे छुपा हुआ एक दरवाजा दिखता है। वो लोग दरवाजा खोल के देखते हैं और उसके नीचे काफी सारी मिट्टी पड़ी हुई थी। मिट्टी में एक लॉकेट मिलता है और एक स्केलेटन भी मिलता है। लॉकेट देखने से पता चलता है कि ये सबा का है। इसका मतलब ये है कि ये जो कंकाल है वो भी सबा का है। वो तो घर छोड़कर कभी गई ही नहीं थी, उसको यहाँ पे मारकर गाड़ दिया था। ये सब पता चलने पर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती। जो सबा उन्होंने देखी थी वो शायद उनकी आत्मा थी, या फिर जिस जिन का इस रिचुअल में इस्तेमाल किया गया था वो उनका रूप लेकर आ गया था। उसी वक्त इस्ती को असली सायदा घर आती हुई दिखाई देती है। दोनों दौड़कर उन्हें सब कुछ बताने जाती है और ब्लैक मैजिक की किताब भी दिखाती है। सायदा उन्हें वो हथियार जला देने को कहती। वो आगे कहती है कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये कहते कहते वो अपनी उंगलियों को काटने लगती है। ये डरावना सीन देखकर दोनों बहनों को समझ में आ जाता है कि ये असली सायदा नहीं थी, बल्कि वो जिन है, जो कि हनीफ को भी अपने काबू में लेना चाहता है। इसके बाद हनीफ भी जमीन पर उल्टी करने लगती है। वो तुरंत अपनी बहन को लेकर दोबारा भागने की कोशिश करती है। तभी असली सायदा सच में वहाँ पे पहुँच जाती। पहले वो उन्हें भी वो जिन ही समझती है, लेकिन सायदा के अपने आने की असली वजह बताने की वजह से ये दोनों यकीन कर लेते हैं कि हाँ, यही असली सायदा है। रोते हुए वो उनसे लिपट जाती है और उन्हें सब कुछ, सबा की हड्डियां और वो ब्लैक मैजिक की किताब दिखाती। सायदा ये देखकर एकदम शॉक्ड रह जाती। हनीफ वो हथियार भी लाकर उन्हें दिखाती है। सायदा बताती है कि उनके पापा की मौत के बाद पुलिस ने उन्हें ये दिया था। उसका कवर खोलने पर उसके अंदर से एक लेटर मिलता है, जिस पर लिखा होता है, अंधेरा कभी भी रोशनी को हरा नहीं सकता। इसका मतलब अभी किसी को भी समझ में नहीं आता। हनीफ पूछती है कि उसके चाचा सिर्फ एक घर के लिए ये सब कर सकते हैं क्या? सायदा हैरान हो जाती है और कहती है कि जब सबा बहुत ज्यादा बीमार पड़ी थी तब खुद खैर ने ही उसे इन सब चीजों से दूर रखने के लिए शहर भेज दिया था। अगर उसके दिल में बुरा इरादा होता तो वो उसे वहीं रोक लेते। ये सुनकर हनीफ और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। अगर चाचा ने ये सब नहीं किया तो फिर किसने किया? तभी इस्ती की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है और ये लोग ये सारी बातों को छोड़ देते हैं। रात को जब सायदा हथियार को समझने की कोशिश कर रही होती है, अचानक से पोजेस्ड इस्ती उन पर हमला कर देती। चीख सुनकर हनीफ दौड़ कर आती है
तभी वहाँ पे लाइट चली जाती। टॉर्च लेकर कमरे में जाने पर वो देखती है कि बुआ बेहोश पड़ी है और इस्ती गायब है। पूरे घर में इस्ती को ढूंढते ढूंढते उसको फिर से खैर की आत्मा दिखाई देती है, जो उससे पूछती है कि कहाँ जा रहे हो, और पीछे की तरफ इशारा करती है। मुड़कर देखने पर हनीफ को सबा की आत्मा दिखाई देती है, जो कहती है कि वो सालों से इसका इंतजार कर रही थी, आखिरकार वो आ ही गई। अब दोस्तों यहीं पे कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। पता चलता है कि ये सारा ब्लैक मैजिक सबा ने ही किया था। पूछने पर सबा कहती है कि उसकी कोई संतान नहीं थी और हनीफ की माँ इसी बात को कहते हुए हमेशा उसको नीचा दिखाती थी। ये सारा ब्लैक मैजिक सिर्फ जायदाद के लिए नहीं हुआ था। वो ये भी कहती है कि उसने हनीफ के पापा को भी बहकाकर उन्हें घर से निकलवाने की साजिश रची थी और इसीलिए सबसे बदला लेने के लिए उसने ये ब्लैक मैजिक रचा। वो हनीफ पर हमला करती है, लेकिन हनीफ अचानक से आंखें बंद कर लेती है, जिससे सबा की आत्मा गायब हो जाती। अभी भी पोजेस रिश्ती कमरे के अंदर आती है और चिल्लाते हुए कहती है स्वरूप। उसके साथ और भी आत्माएं दिखने लगती है, जो शायद इसी रिचुअल से जुड़ी होंगी, और वो सब मिलकर स्वरूप नाम चिल्लाती है। अचानक से कोई इनविजिबल एनर्जी इस्ती को एक कमरे में खींच के ले जाती। हनीफ पीछे जाकर देखती है तो उसकी बहन हवा में तैर रही होती है। वो उसे नीचे लाने की कोशिश करती है, तभी सबा की आत्मा उस पर हमला कर देती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे हनीफ के पापा ने एक बार सबा को कब्रिस्तान की मिट्टी खाते हुए देख लिया था। परिवार को बचाने के लिए उन्होंने एक शमन से संपर्क किया था, जिससे वो लकड़ी का हथियार बनवाया जो स्वरूप रिचुअल को खत्म कर सकता था। लेकिन हथियार लेकर जब वो वापस आ रहे थे, तब कब्र की वही आत्मा जो कि इस रिचुअल में यूज करी गई थी, वो उनके सामने आ जाती है। उस जिन ने सबा के रूप में आकर उसके पापा को मार डाला था। कहानी अब वापस प्रेजेंट टाइम में लौटती है। सायदा हनीफ तक पहुंच चुकी है और उन्हें अभी इस हथियार की असली ताकत पता चल चुकी थी। वो हनीफ को बताती है कि लेटर में लिखी हुई बात असल में एक मंत्र है, जिसे हथियार का इस्तेमाल करते वक्त पढ़ना होता है। जैसे ही वो बताती है, सबा की आत्मा उन पर हमला कर देती है और उन्हें बेहोश कर देती है। इसी वक्त हनीफ को अपनी बहन की चीखने की आवाज सुनाई देती है। जब वो दौड़कर वहाँ पे पहुँचती है, तब वो देखती है कि इस्ती की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबा की आत्मा उनका पीछा करती है। भागते भागते और बचते हुए हनीफ अपनी बहन को लेकर एक कमरे में छुप जाती। जब सबा की आत्मा वहाँ पे पहुँचती है, हनीफ जानबूझकर उसके सामने आ जाती और जैसे ही सबा हमला करती है, हनीफ मौका पाकर हथियार उसके पेट में घुसा देती है और मंत्र पढ़ने लगती। मंत्र की वजह से सबा की आत्मा जलकर राख हो जाती। सब कुछ शांत हो जाता है और ऐसा लगता है कि सब कुछ अब ठीक हो गया है। अगली सुबह हनीफ और इस्ती अपना सामान बांधकर घर छोड़ने की तैयारी कर रही होती है। तभी वहाँ पर वही काले कपड़े वाली औरत, जिसे हनीफ ने पहले देखा था, फिर से सामने आ जाती है। वो कहती है कि वो अपनी एक चीज लेने आई है, वही ब्लैक मैजिक वाली किताब जिसमें स्वरूप का रिचुअल लिखा हुआ था। फिर वो कहती है कि दोनों 40 दिनों तक ये घर छोड़कर नहीं जा सकते। ये कहने के बाद वो काले कपड़े वाली औरत गायब हो जाती। मतलब कि वो भी एक आत्मा थी, शायद उसी इंसान की आत्मा जिसकी कब्रों को इस रिचुअल में इस्तेमाल किया गया था। इसका मतलब ये है कि अभी भी ये कुछ भी खत्म नहीं हुआ था। ये सुनकर दोनों बहनों के पांव तले जमीन खिसक जाती है। इतनी कोशिश के बाद भी कुछ भी खत्म नहीं हुआ था। तभी खैर के कमरे से दोबारा सबा की आवाज सुनाई देती है। दोनों घर से भागने की कोशिश करती है, पर किसी तरह से भाग नहीं पाती। इसी बीच घर के बाहर सायदा और उनके पति मरे हुए दिखाए जाते हैं। मतलब वो शायद कभी वापस अंदर आ ही नहीं पाए थे। ये सब कुछ जिन ने ही किया था, जिसने ऐसा इसीलिए किया ताकि सबको ऐसा लगे कि सब कुछ ठीक हो गया है, जबकि ये तो बस एक शुरुआत। जब तक दोनों बहनें मर नहीं जाती, स्वरूप रिचुअल पूरा नहीं होगा, और यही दिखाते हुए फिल्म खत्म हो जाती। अब दोस्तों यहाँ पे मूवी बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है तो टेंशन नहीं लो, हम लोग फटाफट से कुछ थ्योरी से समझ लेते हैं। यहाँ खैर की पत्नी सबा ही थी जिसने जलन की वजह से पूरा रिचुअल रचाया था। अब सवाल ये है कि उसे किसने मारा, और इसका जवाब ये है कि खुद खैर ने अपनी पत्नी को मारा था और सबको बताया कि वो घर छोड़कर चली गई है। उन्होंने उसे उसी कमरे में दफना दिया ताकि उन्हें कोई ढूंढ ना सके। ऐसा करने के बाद शायद उसकी आत्मा आजाद हो गई थी और घर में भयानक घटनाएं होने लगी। सबसे खास बात यह है कि खैर ने खुद दोनों लड़कियों को शहर भेज दिया था ताकि वो इस रिचुअल से दूर रहे। सिर्फ वो खुद ही इस दुख को झेलना चाहते थे, क्योंकि ये उनकी पत्नी का ही किया धरा था। मतलब खैर बुरा इंसान नहीं था, उसकी पत्नी बुरी थी जिसने ये रिचुअल किया था। इसीलिए खैर की आत्मा दोनों बहनों को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि वो उन्हें चेतावनी दे रही थी कि वो वहाँ से चली जाएं, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो रुकी रह गई तो उनके साथ भी वही होगा जो खुद उसके साथ हुआ था। मतलब पहले बहुत ज्यादा टॉर्चर, उसके बाद मौत।
अब दोस्तों फिल्म के एंडिंग के हिसाब से दोनों बहनें कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगी। वो लोग बुढ़ापे तक मौत के लिए तरसती रहेंगी और यही इस रिचुअल का अंजाम होता है। अब रही बात उस काले कपड़ों वाली औरत की, हो सकता है कि रिचुअल में उसकी ही कब्र का इस्तेमाल किया गया हो और इसीलिए वो वहाँ पे लौटी, या फिर शायद ये भी हो सकता है कि वो खुद पहले कोई शमन रही हो जिसके नाम पर ये पूरा रिचुअल रचा गया। मतलब शायद उसने खुद ही ये रिचुअल बनाया हो। ये बात क्लियरली मूवी में नहीं बताई गई। तो दोस्त ये थी स्वरूप मूवी की पूरी कहानी और इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अब दोस्तों इसमें जो ब्लैक मैजिक यूज किया गया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको पता चल ही गए हैं, लेकिन आप लोग के सामने ये मूवी एक्सप्लेनेशन का जो वीडियो है इसमें ब्लैक मैजिक कैसे करते हैं ये तक बताया गया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कि ब्लैक मैजिक को कैसे किया जाता है तो आप लोग इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, लेकिन हाँ अपने रिस्क पे चेक करना, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्पूकी।